हेलो डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ जो हमारा चैप्टर चल रहा है नाइन्थ साइंस का चैप्टर नंबर 1 हमने शुरू किया है। और उसके देखिए हमने पहले 3 वीडियो बनाए हैं इसके ऊपर। उसमें हमने जो है हमारी जो हरियाणा बोर्ड की साइंस की बुक है और जिसको हम एनसीईआरटी की बुक भी बोलते हैं कई बार, उसका एक्सप्लेनेशन किया है पॉइंट वाइज। हर टॉपिक को हमने जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया है। यदि आपने वो तीनों वीडियो नहीं देखे तो उन तीनों वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो उन तीनों वीडियो से रिलेटेड है, उनसे जुड़ा हुआ है। यदि हम लेसन को एक बार अच्छे तरीके से रीड कर लेते हैं तो हम प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। और आज का जो हमारा यही टॉपिक है, जो हमारे एनसीईआरटी बुक के प्रश्न उत्तर हैं पाठ्य पुस्तक के, जो पाठ के बीच में दिए जाते हैं, उनको आज हम करेंगे। और कोशिश करेंगे कि आपको हर क्वेश्चन बिल्कुल समझ में जाए और आपको याद करने में 1% भी कोई दिक्कत ना हो। बड़े जल्दी फटाफट आपको याद होंगे। देखिए हमने बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन बनाए हैं आपके लिए, ताकि वो आपको जल्दी समझ में आ जाए। और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.rajendra, तो चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। हमारा आज का टॉपिक पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर और लेसन है हमारे पास, हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। बहुत ही आसान है समझना, तो चलिए समझाते हैं आपके लिए। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं। देखिए पहले तो आपको पदार्थ की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, पदार्थ क्या होता है। देखिए पदार्थ होता क्या है, कोई भी वस्तु जो अपना स्थान घेरती है और उसका द्रव्यमान होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। याद कर लीजिए, कोई वस्तु जो स्थान घेरती है और उसका अपना द्रव्यमान भी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पदार्थ। तो इनमें यदि हम देखेंगे, ध्यान से देखिए, कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध। स्नेह देखिए प्यार होता है, गंध आप जानते हैं घृणा, बादाम विचार, शीत, शीतल पे इत्र की सुगंध, इत्र मैंने सेंट बोलते हैं इंग्लिश में। तो इनमें से हमें देखिए पदार्थ छांटना है, ठीक है ना। देखिए यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे, कुर्सी भी जो है स्थान घेरती है, उसको रखने के लिए जरूर जगह चाहिए। वायु है जो हमारी, जिसमें अनेक गैसें होती हैं, उनको भी जगह चाहिए रखने के लिए, या उनको रखने तैरने के लिए मान लो, या जैसे बादाम है उसको भी जगह चाहिए। और शीतल पेय पदार्थ कोई भी हो, इन सभी को जगह चाहिए बैठने के लिए, तैरने के लिए, जो भी जिस तरह की कंडीशन होती है, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे, पदार्थ बोलेंगे। ये क्या हो गए, पदार्थ। लेकिन देखिए हम इसमें ध्यान से यदि देखें, आपका जो पॉइंट है, देखिए स्नेह, स्नेह का मतलब प्यार। प्यार हमारा अंदर की भावना है, ये कोई पदार्थ नहीं है और न ही इसमें कोई द्रव्यमान होता है। इसी प्रकार गंध है, खुशबू है, उसका भी कोई, उसको भी स्थान की जगह जरूरत नहीं है। और घृणा हो गया, ये भी अंदर के विचार हैं, विचार हो गया। तो ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो कि हमें इस तरह की बातें दिलाते हैं कि इनका कोई स्थान नहीं है, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे, पदार्थ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित परीक्षण के कारण बताएं। देखिए हमने चैप्टर बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ये जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है, क्वेश्चन नंबर 2 है उसका, ये उसको हम करेंगे। देखिए इसमें क्या पूछता है, निम्नलिखित परीक्षणों के कारण बताएं। गर्मा गर्म खाने की गंध, आपने देखा होगा जब गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से आपके पास पहुंच जाती है। मान लो आप की रसोई में खाना बन रहा है या पड़ोसियों की रसोई में खाना बन रहा है, तो हा आपको जो है बड़ी मीठी मीठी महक आती है, बड़ी अच्छी सुगंध आती है कि ये शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बन रहा है। लेकिन देखिए ठंडे खाने की महक नहीं आती। पड़ोसी के घर में ठंडा कुछ भी रखो, बिल्कुल महक नहीं आएगी। आपको उसके पास जाना पड़ेगा, तब आपको उसकी सुगंध आएगी। देखिए हमने जो है एक पॉइंट पढ़ा था कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, तापमान बढ़ता है, तो विसरण तेज हो जाता है। क्या हो जाता है,
विसरण तेज हो जाता है। और विसरण क्या होता है, तो किसी भी पदार्थ का जो है, जब पदार्थ किसी भी दूसरे पदार्थ में मिल जाता है तो वो प्रक्रिया क्या होती है, विसरण कहलाती है, हमने पढ़ा था। तो यानी कि जो पदार्थ है उसका विसरण हो गया, कहाँ पे हो गया, हवा में विसरण हो गया, जल्दी मिल गया वो। अब जब गर्म होगा तो हमें खुशबू आएगी, क्योंकि उसका विसरण हो चुका है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं गर्मा गर्म खाने के कणों का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो वो फैल जाएगी, और हवा में इसके कण फैल जाते हैं और बहुत दूर दूर तक ऐसा ही चलता रहता है। जबकि ठंडे खाने की उष्मा नगण्य होती है, न के बराबर होती है, और उससे निकलने वाली खुशबू के कणों में गतिज ऊर्जा बहुत ही कम होती है, अतः वे अधिक दूर तक नहीं जा पाते। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। स्विमिंग पूल में गोताखोर यानी कि जो पानी में तैरने वाले होते हैं, जल काट पाता है, मतलब पानी को काट कर वो आसानी से तैर जाता है। देखिए यदि आप भी तैरते हैं ना तो पानी को वो आसानी से काट जाता है। तो इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है, इससे क्या पता चलता है कि उसके बीच में कौन सा गुण है पदार्थ का। देखिए पदार्थ यहाँ पे क्या है, पानी है। अब देखिए जल के कणों की बीच की दूरी जो है अपेक्षाकृत अधिक होने के कारण इसमें संपीड्य का गुण पाया जाता है, हमने पता ना, मतलब इसको संपीड़ित कर सकते हैं आसानी से। इसी कारण स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी को आसानी से काट जाता है। तो दूसरे शब्दों में यदि आप देना चाहें तो इसको इस तरह से कह सकते हैं, यह इसलिए हो पाता है क्योंकि पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता है। यदि पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान नहीं होता तो जो गोताखोर होता है वो पानी को नहीं काट पाएगा। यानी कि जो पानी के कण हैं या द्रव के कण हैं उसके बीच में जो आकर्षण बल है वो ठोस की तुलना में होता भी कम है, इसलिए स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी को आसानी से काट पाता है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। देखिए पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं। देखिए हमने पदार्थ के कणों की काफ़ी विशेषताएं पढ़ी हैं, यदि आपको याद हो तो सबसे पहले हमने पढ़ा था अभी पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। वैसे देखिए पदार्थ जो हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, और इतने छोटे होते हैं कि हम उनको अपनी आँखों से देख भी नहीं सकते। देखना तो दूर की बात, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। लेकिन फिर भी हमें उनकी जो विशेषताएं हैं उनके बारे में बहुत काफ़ी अच्छी जानकारी है। नंबर 1 देखिए पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, खाली स्थान होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आप इसको जरूर याद कर लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी के ऊपर सारा लेसन चलेगा हमारे पास। नंबर 1 तो देखिए पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच में खाली स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है। अभी अभी मैंने बात पढ़ी कि जैसे ही तापमान बढ़ता है तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, इनके कण एक दूसरे की ओर फैल जाते हैं, उसको छोड़कर भाग जाते हैं। तीसरा देखिए पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखिए ये तो हमारा गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि हर बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी ओर खींचती है। ये देखिए बड़ा ही यूनिवर्सल लॉ है, बहुत अच्छा लॉ है, इसको पढ़ लीजिए। और यह आकर्षण बल अलग अलग पदार्थों में अलग अलग होता है किसी, और ये डिपेंड किस पे करता है, देखिए दूरी पे डिपेंड करता है। दो वस्तुओं के बीच में दूरी कितनी है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है ना। और चौथा पॉइंट क्या है, पदार्थ के कण स्वयं अंतः मिश्रित हो जाते हैं। नोट कर लीजिए, पदार्थ के कण अपने आप अंतः मतलब खुद में ही मिश्रित हो जाते हैं, और जिसको हम क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं। जो पॉइंट नंबर 4 है इसको क्या बोलते हैं, विसरण भी कहते हैं। और 5 नंबर क्या है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं और उनमें गतिज ऊर्जा रहती है। अब चलते हैं पाठ्य पुस्तक का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 1 नंबर आएगा दोबारा से। देखिए किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई को आयतन कहते हैं। ये आयतन की डेफिनेशन है या घनत्व की डेफिनेशन है, एक ही बात है हमारे पास, ठीक है ना। उस आयतन का क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। यानी कि घनत्व क्या है, द्रव्यमान बटे में आयतन। घनत्व क्या है, द्रव्यमान बटे में आयतन। और बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए। देखिए किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व का मतलब घनापन, जितना गाढ़ा उतना घनापन, उतना ही घनत्व, बस ये बात याद रख लीजिए आप। जितना गाढ़ा जितना घना उतना ही घनत्व। अब हमें क्या करना, आरोही
कौन सा क्रम रखना है, देखिए ध्यान से, बढ़ते हुए क्रम में रखना है। कई बार इसको आरोही बोलते हैं। कई बार आपको यदि वर्ड लिखा आता है ना आरोही, तो एक ही बात है, वो आरोही का मतलब चढ़ता बढ़ता क्रम, आरोही का मतलब चढ़ता या बढ़ता क्रम, एक ही बात है, ठीक है ना। अब देखिए, आप ध्यान से देखेंगे, वायु है इसमें, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चाक, रुई, लोहा। अब इसमें से आपने अपने आप देखिए, जो हल्की चीज़ है बिल्कुल, जो गाड़ी नहीं है, तो देखिए धुआं है या हवा है, ठीक है ना, वो पहले लेंगे हम, ठीक है ना। तो इसमें से सबसे पहले हमारे पास वायु आएगी, क्योंकि वायु में घनापन नहीं है। नंबर 1 पे क्या आएगी, वायु लिख लीजिए। नंबर 1 पर क्या आएगी, वायु। नंबर 2 पर क्या आएगा, चिमनी का धुआं। नंबर 2 पे क्या आएगा, चिमनी का धुआं, याद कर लीजिए, चिमनी का धुआं। और 3 नंबर पे आएगी रुई, 3 नंबर पे रुई, ठीक है ना। और फिर क्या आएगा हमारे पास, घनापन ले रहे हैं हम, ठीक है ना, तो इसमें फिर आएगा हमारे पास जल, ठीक है ना। देखिए फिर क्या आएगा हमारे पास, शहद, फिर क्या आएगा, चौक, फिर क्या आएगा, लोहा। लोहा सबसे भारी होता है और यही सबसे घना है। ठोस पदार्थों को हम बाद में रखते हैं, ठीक है ना। ठोस पदार्थ से देखिए, वैसे भी एक आपको सिंपल रूल बता देते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे जो गैस हैं, गैसों को पहले लिखेंगे। गैसों में भी आप देख लीजिए जिसमें घनापन है, तो इसमें नंबर 1 पे वायु है, दूसरे पे चिमनी का धुआं, क्योंकि देखिए चिमनी के धुएं में और भी कई पदार्थ होते हैं, इसलिए हम चिमनी का धुआं मानेंगे इसको, ठीक है ना। और दूसरा देखिए रुई, फिर जल, फिर शहद, ठीक है ना। और लास्ट में क्या आएगा, लोहा आएगा हमारे पास। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए और भी निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। दृढ़ता, संपीड़ितता, तरलता, गैस को भरना, आकार, ये भी करेंगे। पहले देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने अभ्यास के प्रश्नों में भी किया है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से याद करेंगे। नंबर 1 देखिए, गुणों की तुलना करेंगे, ठोस, द्रव और गैस। 3 कॉलम बनाए गए। पहला कॉलम ठोस के लिए, दूसरा कॉलम गैस के लिए, और द्रव के लिए, और तीसरा गैस के लिए। 3 कॉलम बनाएंगे। ध्यान से देखिए। नंबर 1 आकार। आकार, ठोसों का आकार निश्चित और आकृति भी निश्चित। द्रवों का आकार निश्चित नहीं, परंतु जिस पात्र में डालेंगे उसी का आकार ले लेता है। गैस, ठोसों का आकार निश्चित नहीं होता। ठोसों, गैसों का, ये देखिए ठोस लिखा है यहाँ पे, गैस आएगा, नोट कर लीजिए। गैसों का आकार निश्चित नहीं होता है। ठोस नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा, गैस आएगा। गैसों का आकार निश्चित नहीं होता है। नंबर 2 दृढ़ता। दृढ़ता, ठोस दृढ़ होते हैं, यानी कि कठोर होते हैं। दूसरा द्रव दृढ़ नहीं होते, यह बह सकते हैं। और गैसें दृढ़ नहीं होती। दृढ़ का मतलब कठोर। आयतन, देखिए ठोसों का आयतन निश्चित होता है, द्रवों का आयतन भी निश्चित होता है, गैस का आयतन निश्चित नहीं है, कोई निश्चित आयतन नहीं है। आप चलते हैं संपीड़न या शीलता या क्षमता। क्षमता भी ले सकते हैं हम यहाँ पे, संपीड़न या क्षमता, नोट कर लीजिए। यहाँ पे इसके स्थान पे आप क्या ले सकते हैं, क्षमता। संपीड़ित क्षमता या शीलता। ठोस असंपीडनीय होते हैं, मतलब संपीड़ित नहीं किया जा सकता। द्रव, इन्हें संपीड़ित किया जा सकता है, मतलब कम होंगे। लेकिन गैस, इन्हें संपीड़ित किया जा सकता है बहुत ज़्यादा। 5 नंबर, कणों के बीच अलग अलग आणविक जो बल होगा। ठोसों के बीच बहुत ज़्यादा होता है, द्रवों के मध्य ठोसों की अपेक्षा आणविक बल कम पाया जाता है, और गैसों के बीच बहुत ही कम होता है, इनकी न के बराबर। कणों के बीच की गति, ठोसों के कणों की गति कंपन गति होती है और बहुत कम होती है। द्रवों के कणों की गति कम होती है, गैसों में और तीव्र हो जाती है। देखिए एक पॉइंट और हम आपको याद दिला देते हैं, घनता या ढेर लगना। देखिए ठोस पदार्थों को इकट्ठा किया जा सकता है, ढेर लगाया जा सकता है।
लेकिन द्रवों का ढेर नहीं लगा सकते। पानी का ढेर नहीं लगेगा ना, बह जाएगा वो। और गैस भी नहीं ठहर सकती, उनका ढेर नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, अब थे हमारे जो पॉइंट थे, ये आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं यदि चाहो तो। ठोसों का आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, द्रवों का आयतन निश्चित होता है परंतु उनका नहीं। तो यहाँ से भी आप अगर चाहो तो, लेकिन ये ही क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी है, तो इसको याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप सीधा नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारा ठोस द्रव गैस में ही चल रहा है। अब चलते हैं हमारा पहला पॉइंट, दृढ़ता क्या होती है। देखिए, दृढ़ता का मतलब कठोरता। कठोर का मतलब उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि पदार्थों का वह गुण जिससे उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, जिससे उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कि पदार्थों के कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल पदार्थ की दृढ़ता निश्चित करता है। ये ध्यान रखिए, जो बीच में बल लगेगा वो दृढ़ता निश्चित करता है। अब ठोसों के बीच में बहुत ज़्यादा बल लगता है, इसलिए बहुत ज़्यादा दृढ़ होते हैं ठोस। अभी हमने जो क्वेश्चन अंतर बड़ा किया ना, उसमें आपने ये पढ़ा है सब कुछ। द्रवों में उनसे कम और गैसों में सबसे कम होता है। इनके ठोसों में सबसे ज़्यादा दृढ़पन होता है, फिर नंबर 2 पे द्रव आता है और तीसरे नंबर पे गैस आती है। संपीड्यता, ध्यान रखिए, संपीड्यता। ठीक है ना। देखिए, संपीड्यता की यदि हम बात करते हैं, संपीड्यता पदार्थ का वह गुण जिससे बल लगाए जाने पर उसके आयतन में परिवर्तन हो जाए। बल लगाने पर उसके आयतन में यदि परिवर्तन हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं संपीड्यता। या हम इस तरह भी कह सकते हैं, किसी पदार्थ पर बल लगाकर उसके कणों के बीच की दूरी को कम किया जा सकता है। संपीड़ित मतलब दबाना, एक तरह से प्रेशर लगा दो उसके ऊपर तो वो संपीड़ित हो जाता है। जैसे रुई है ना, रुई को हम संपीड़ित कर सकते हैं। उसको यदि हम दबाएंगे उसका आकार छोटा हो जाएगा ना, यानी कि कणों के बीच की दूरी कम हो गई। ठीक है ना। अब आते हैं तरलता। तरलता सिंपल सा पॉइंट है, तरल, पतला या बहना, यानी कि ऐसे पदार्थ जिनमें बहने की क्षमता होती है। जैसे बर्तन में गैस भरोगे, खोलोगे तो बह जाएगी। पानी में जैसे मान लो गिलास में पानी है, उसको नीचे गिराओगे तो बह जाएगा। और दूसरे पदार्थों का भी रूप ले लेते हैं, जो गैसें होती हैं तरल होती हैं। यानी कि जिन पदार्थों में बहने का गुण पाया जाता है उसे तरल पदार्थ कहते हैं। जिन पदार्थों में बहने का गुण पाया जाता है उसे तरल कहते हैं। और द्रवों में तरलता का गुण पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, आकार स्पष्ट सीमाएं। गतिज ऊर्जा, पदार्थों के कणों के निरंतर गतिशील होने के कारण इसमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। देखिए, वैसे भी यदि आप गतिज ऊर्जा को दूसरे तरीके से आप डिफाइन करना चाहते हो तो क्या होती है, कणों की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। नोट कर लीजिए, कणों की गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। और तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। नोट कर लीजिए। ठीक है ना। आगे है हमारे पास घनत्व। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई को, इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। घनत्व क्या होता है, पदार्थ का द्रव्यमान बटे में पदार्थ का आयतन। ये फार्मूला याद कर लीजिए। ठोसों का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, द्रवों का कम और गैसों का सबसे कम। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। कारण बताएं। गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसे इसमें रखते हैं। देखिए, हमने पढ़ा था गैसों का आयतन निश्चित नहीं होता, जिस बर्तन में डालेंगे उसी जैसी हो जाती है। ठीक है ना। तो यही कारण है, यानी कि गैसों का आयतन निश्चित नहीं होने के कारण उस बर्तन को भर देती हैं जिसमें इसको रखते हैं। ये क्वेश्चन हो गया एक आंसर। बी, गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है, प्रेशर डालती है। देखिए, कोई भी द्रव पदार्थ भी डालता है, इसका मतलब क्या है, गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित होती है और अत्यधिक तेज होती है।
इस अनियमित गति के कारण जो कण हैं वो दीवार से टकराते रहते हैं और बर्तन की दीवार पर गैस की कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल लगने वाले बल के कारण गैसें क्या करती हैं, दबाव डालती हैं। सी देखिए, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। सीधी सी बात है, ठोस के गुण लिख दो। ठोस क्या होते हैं, आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है और असंपीड्य होने के कारण ठोस हो जाती है। बस सी बात। अगर आपको पूछता है ठोस, ये चीज़ ठोस है क्यों, तो ठोस के गुण लिख दो। पूछता है ये चीज़ द्रव है तो द्रव के गुण लिख दो। पूछता है ये गैस क्यों है तो गैस के गुण लिख दो। समझे ना बात। मान लो कहता है भी हवा गैस क्यों है तो आप गैस के गुण लिख दो सारे। वायु गैस क्यों है तो गैस के गुण लिख दो। लोहा ठोस क्यों है, ठोस के गुण लिख दो। भाई आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, कठोर होते हैं, ढेर लगाया जा सकता है, संपीड़ित नहीं किया जा सकता, ये ठोस के गुण हैं। ठीक है ना। अब डी देखिए, क्वेश्चन नंबर डी। हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। कोई क्या कमाल है। देखिए जो हवा होती है यानी कि जो गैसें होती हैं उनके कणों के बीच में खालिस्तान बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि कणों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम उसमें हाथ आसानी से हिला सकते हैं। जबकि ठोस पदार्थों के जो कण होते हैं उनके बीच में दूरी बहुत कम होती है, होती ही नहीं, लगभग न के बराबर होती है, इसलिए हम उसके बीच में हाथ नहीं चला सकते। अगर चलाना है तो भाई कराटे सीख लीजिए, फटाफट आप उसको आसानी से तोड़ सकोगे। तो ये आंसर है पहले ए का हमारे पास, नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है। और ये है हमारे पास बी का आंसर, वीडियो को पॉज करके आसानी से लिख सकते हो। ये है सी का आंसर हमारे पास और ये है डी का आंसर हमारे पास। वीडियो को पॉज कीजिए और आसानी से लिखिए। और इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर ये 4 रहेगा उसमें बुक में, यदि आप देखोगे ना। सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है। भाई पढ़ लिया बहुत, लेकिन आपके बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा क्यों होता है? देखिए बर्फ ठोस होता है तथा जल के अणुओं के बीच खाली स्थान होता है, जिसके कारण पानी की तुलना में बर्फ हल्का होता है। यही कारण है कि बर्फ का टुकड़ा जल में तैरने लग जाता है। दूसरे तरीके से हम क्या कहेंगे, देखिए जो सामान्यतः ठोस पदार्थ होते हैं, ठोस पदार्थ की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, परंतु जल का घनत्व 4 डिग्री पर, नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत आता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। नोट कर लीजिए, जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है। कॉपी में नोट कीजिए। जब इसे 4 डिग्री से नीचे ठंडा किया जाता है तो 0 डिग्री पर बर्फ़ जम जाएगी। बर्फ़ कितने पर जमती है? 0 डिग्री पर जमती है, सेंटीग्रेड पर, सेल्सियस पर। ठीक है ना। जिसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, ये पॉइंट नोट कर लीजिए, जिसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है तो बॉडी तैरेगी। यदि घनत्व कम होगा जिस वस्तु का वो तो तैरेगी, ज़्यादा होगा तो वो डूबेगी। भाई यही फंडा है बस। निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलिए। देखिए हमने जो अभ्यास के प्रश्न किए थे उसमें एक पॉइंट हमने नोट किया था, भाई सेल्सियस को केल्विन में और केल्विन को सेल्सियस में कैसे बदलेंगे। तो एक था हमारे पास 273 का फार्मूला, 273 का फार्मूला था। मतलब क्या है, यदि केल्विन दिया और सेल्सियस में बदलना हो तो 273 घटा दो। कितना घटाएंगे? 273 घटा दो तो वो सेल्सियस में बदल जाएगा, सीधा फार्मूला है। तो 300 में से 273 घटेगा, 573 में से 273 घटेगा, घट के इसमें 27 डिग्री आ गया और इसमें 300 डिग्री आ गया, सीधा फार्मूला है, याद रह जाएगा ना। केल्विन से सेल्सियस में बदलेंगे तो 273 घटा दो। ठीक है ना, घटाना है। और यदि उसका उल्टा करना हो, सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो तो फिर 273 जोड़ोगे। अब अगला प्रश्न यही आएगा। ठीक है,
निम्नलिखित तापमान पर पानी की भौतिक अवस्था क्या होगी? 250 डिग्री पर देखिए 100 डिग्री पर पानी उबलेगा और भाप बननी शुरू हो जाएगा, और 250 डिग्री 250 डिग्री सेंटीग्रेड ये डिग्री है देखिए पर जल की भौतिक अवस्था जल वाष्प हो जाएगी, यानी कि भाप बन जाएगा। ये देखिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर आई है डिग्री पर जल की भौतिक अवस्था बदलते क्या होगी? क्लियर हो गया, ठीक है ना। यानी कि 100 डिग्री पर जल उबलना शुरू कर देगा, क्योंकि यह उसका क्या है? क्वथनांक होता है। 100 डिग्री पानी का क्वथनांक, उबलने का दर्जा होता है। किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान स्थिर क्यों रहती है? देखिए किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान जो है स्थिर रहता है। यहाँ पे देखिए तापमान है, अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान लिखेंगे, यहाँ पे तापमान लिख लीजिए, तापमान के दौरान के बाद ये तापमान लिखेंगे, इसमें नहीं लिखा हुआ ना, तो तापमान स्थिर होती है क्यों? देखिए आंसर में भी यही लिखा हुआ है, किसी भी भौतिक पदार्थ की अवस्था के दौरान तापमान स्थिर रहता है क्योंकि दी गई ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग पदार्थ की अवस्था बदलने में लग जाता है। दूसरे शब्दों में सुन लीजिए, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान फिक्स रहता है, नहीं बदलता, क्योंकि अवस्था परिवर्तन के समय पदार्थ को दी जाने वाली सारी ऊष्मा कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में उपयोग हो जाती है। या ये जो दिया गया यही आप लिख लीजिए, सबसे आसान यही है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं, वायुमंडलीय गैसों को द्रव में बदलने के लिए कोई विधि सुझाइए। वायुमंडलीय गैसों को द्रव, देखिए भाई द्रव को गैस को दबा दो, प्रेशर में दबा दो तो गैस बन जाएगी। जैसे हमने एलपीजी देखी है ना, आपने एलपीजी गैस होती है, बर्तन सिलेंडर में डाल दिया तो वो द्रव में बदल गई। यानी कि वायुमंडलीय गैसों को किसी बंद बर्तन में बंद करके और दाब बढ़ा दो, तापमान घटा दो तो द्रव में बदल जाएगी, ठीक है ना। शुष्क गर्म दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों रहता है? कितना आसान क्वेश्चन है। आपने आजकल जैसे मानसून आया है, बारिश का मौसम आया है, तो उसमें इतना गर्म मतलब ठंडी हवा नहीं देता वो, लेकिन जितनी ज़्यादा गर्मी होगी, हवा शुष्क होगी, हवा में पानी नहीं होगा तो अच्छा देगा। कारण क्या है? गर्म शुष्क दिन में आर्द्रता यानी कि पानी की जो नमी है वो शुष्क वायु में कम होती है। जैसे जून का महीना होता है ना, मई जून का जो महीना है, उसमें हवा में पानी नहीं होता तो कूलर का नज़ारा आता है, बड़ी अच्छी हवा लगती है। यानी कहने का मतलब क्या है, जब यह वायु कूलर के पंखे द्वारा खींची जाती है तो कूलर में मैट पर टपकता हुआ पानी वाष्पीकृत होता रहता है और वाष्पीकरण से ठंडक पैदा होती है, ये हमने पढ़ा है। इसलिए कमरे में ठंड हो जाती है। तो ये नोट कर लीजिए जो इसमें लिखा है। कूलर अपने आसपास की नमी को बढ़ा देता है, वायु में प्रति जल के कणों का आसपास ऊष्मा में वाष्पीकरण होता है, और गर्म शुष्क दिन में वातावरण में नमी का स्तर बहुत कम होता है, जिसके कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है और वाष्पीकरण से ठंडक पैदा होती है, कूलर से ठंडक बन जाएगी। अगला क्वेश्चन, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों रहता है? वही सेम पॉइंट। घड़े में देखिए छोटे छोटे छिद्र होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे। रंध्र मतलब छिद्र, रंध्र का मतलब छिद्र, छोटे छोटे सुराख जिनको हम नहीं देख सकते आंखों से, जिनमें घड़ों में पानी तो है धीरे धीरे रिसता रहता है, उससे वाष्पीकरण होता रहता है, और वाष्पीकरण होगा तो ठंड होगी तो पानी भी ठंडा। क्लियर। एसीटोन देखा होगा, केमिकल है। पेट्रोल आपने देखा होगा, सेंट आपने देखा होगा, तो डालो के देखो हथेली पे क्या होता है, ठंडी लगेगी। कारण एसीटोन, पेट्रोल या जो सेंट होते हैं, हथेली पर डालने पर हथेली के कण से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और रफू चक्कर हो जाते हैं, यानी कि वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली ठंडी हो जाती है। ठीक है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। कप की अपेक्षा प्लेट में हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? देखिए कप का जो सतह है का आकार है वो कम होता है, ठीक है ना, और प्लेट का ज़्यादा होता है। तो हमने पता है वाष्पीकरण जितना ज़्यादा एरिया होगा वाष्पीकरण बढ़ेगा, और वाष्पीकरण बढ़ेगी तो ठंड बढ़ेगी। तो यही लॉजिक है इसके पीछे।
कप का एरिया कम है तो यही बात है कि प्लेट का स्थायी क्षेत्रफल कप की अपेक्षा अधिक है, और जैसे ही एरिया बढ़ाएंगे वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी, वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी तो ठंडक बढ़ेगी, ठंडक बढ़ेगी तो ठंडा हो जाएगा, जल्दी पी जाएंगे। बस सिंपल सा टॉपिक। नेक्स्ट पॉइंट, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? अब आपको पता है वैसे तो सूती कपड़े पहनने चाहिए भाई। कारण क्या है? कारण क्या है पढ़ लीजिए आप, तब तक हम आपको समझा देते हैं इसका कारण क्या है। नोट कर सकते हैं, यहाँ से पढ़ लीजिए। गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि पसीने का अच्छा अवशोषक होता है सूती कपड़ा। अच्छी तरह से पसीने को अवशोष लेगा, और पानी बाहर आया तो वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण होगी तो ठंड होगी, ठंडी होगी तो बॉडी ठंडी होगी, इसलिए सूती कपड़े पहनिए। वाष्पीकरण की प्रसूत ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है। ये है साइंस में आंसर। क्लियर पॉइंट? तो ये था हमारे पास आज का जो पाठ्य पुस्तक के हमारे प्रश्न थे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अभ्यास के प्रश्न उत्तर, तो उस वीडियो को भी जरूर देखिए और इसको भी ध्यान से देखिए, दोबारा भी आप चेक कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं आज का हमारा टॉपिक। देखिए आप इस साइट पर भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ से भी आप वीडियो को देख सकते हैं। हमारे सभी वीडियो इस पर भी डाले गए हैं www.schooleducationarena.in, और इस पर जो है PDF नोट्स भी डाले गए हैं, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो अब दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी हाजिर होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।